से तकरीबन 300 से अधिक लोग एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। ज्यादातर वहीं पड़े रहते हैं जहां वो गिरते हैं, क्योंकि उन्हें नीचे लाना खतरे से खाली नहीं है और महंगा होता है। कुछ प्रसिद्ध स्थल बन जाते हैं, जैसे 1996 के ग्रीन बूट्स, जिन्होंने सम्मेलन से पहले छोटा सा ब्रेक लेना चाहा, जिससे वो कभी उठ नहीं सके। 100 से ज्यादा कभी पाए ही नहीं गए शेरपा कामी रीटा, जो 24 बार एवरेस्ट की चोटी चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। उनका मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, वैसे वैसे खोए शव दिखने लगते हैं। पर्वतारोहण एक जोखिम भरा आयोजन है, और ये बात और स्पष्ट हुई जब इस साल कुछ जाने माने पर्वतारोहियों की मृत्यु हुई। स्कॉटलैंड स्थित ब्रिट मार्टिन मोरन नंदा देवी पर, चिली के माउंटेन क्लाइंबर रॉड्रिगो विवांचो कंचनजंगा, बल्गेरिया पर्वतारोही इवान तोमोव माउंट लोत्से, और पेरू के रिचर्ड हिडाल्गो मकालू चोटी पर करीब 5000 पर्वतारोहियों ने 8850 मीटर 29,035 फुट चोटी पर विजय हासिल की है, जो कि सबसे पहले सर एडमंड हिलरी और नेपाली शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने 29 मई 1953 के दिन माउंट एवरेस्ट पर पहली बार फतह हासिल की। हालांकि कम ही लोगों को ये पता है कि उसके ठीक एक साल पहले ही तेंजिंग और स्विट्जरलैंड के एल्प्स चढ़ने वाले रेमंड लैम्बर्ट 28,210 फुट की ऊंचाई तक पहले पहुंच चुके थे। लेकिन चोमू लुंगमा पर मौसम बहुत खराब है, हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन चोटी सिर्फ 900 फीट की दूरी पर है। होशियारी और सावधानी से लिया गया वो निर्णय शायद आज के पर्वतारोही नहीं लेते। जॉन क्राउकर ने अपनी पुस्तक इनटू थिन एयर में लिखा है कि कैसे पर्वतारोहण अब भारी व्यवसाय का जरिया बन चुका है। सुरक्षा विधियों को नजरअंदाज करते हुए कौन सबसे ज्यादा ग्राहक इकट्ठा कर सकता है, वो अहम है। नतीजा, कम अनुभवी पर्वतारोहियों का शिखर तक पहुंचने की कोशिश। 1985 में एक शौकीन मगर अमीर अमेरिकी डिक बास ने कर्तव्य पूरा करने के लिए मोटी रकम दी। शेरपा पहले की तुलना में आज और भी महत्वपूर्ण बन चुके हैं, और सारी चीजों का जिम्मा उन पर छोड़ दिया जाता है, जैसे कौन सा मार्ग अपनाना है, गांठें और रस्सी बांधने की जिम्मेदारी, सामान उठाना, यहाँ तक कि खाना भी बनाना। आज के पर्वतारोहियों के लिए शेरपा इतने जरूरी हैं कि जब उनसे पूछा गया कि उनके कितने ग्राहक उनकी मदद के बिना शिखर सम्मेलन कर सकते हैं, 0। सच पूछा जाए तो जो लोग कम से कम 7000 मीटर यानी कि 21,000 फुट पर चढ़ने के आदी हैं, उन्हीं लोगों को माउंट एवरेस्ट चढ़ने की सोचनी चाहिए। मैंने 2 साल अभ्यास किया। भारत और नेपाल में कुछ चोटियों के बाद ही मैंने एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की। इसी उद्देश्य से नवंबर 1954 दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेरियन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जब पंडित नेहरू ने शेरपा तेंजिंग नोर्गे को सम्मानित किया। पर्वतारोहण तकनीक दूसरों को भी सिखानी चाहिए। भारतीय सेना द्वारा चलाया जा रहा हिमालयन माउंटेरियन इंस्टीट्यूट केवल 14,000 की फीस रखता है, जिसमें मिलता है हर किसी को महीने भर का खाना और रहना। मेरठ के आदित्य गुप्ता का शेरपा जब उन्हें बीच रास्ते अकेले छोड़ गया तो उनकी ट्रेनिंग उस समय काम आई। मेरा पिछला ट्रैकिंग अनुभव और मेहनत से की गई चढ़ान की तैयारी मेरे मन को आश्वासन दिलाया कि मैं खुद के बल पर चोटी तक पहुंच पाऊंगा। हालांकि ये अभी भी एक भयंकर शारीरिक और मानसिक चुनौती है। हल्के गर्म कपड़े और नए उपकरण इसे पहले से सुरक्षित बनाते हैं, मगर यही वजह है जो शौकिया पर्वतारोहियों को बढ़ावा दिलाता है। ब्रिटेन के रहने वाले 45 साल के निक हॉलिस दुनिया के उन 500 लोगों में शुमार हैं जिन्होंने सभी 7 महाद्वीपों की चोटियों पर फतह हासिल की है। वे भी इस बात से सहमत हैं। एवरेस्ट मुश्किल चढ़ान इस वजह से थी क्योंकि धीमे और अनुभवहीन पर्वतारोही मार्ग के तकनीकी खंडों में अड़चने पैदा कर रहे थे, जो खुद की और दूसरों की जान खतरे में डालते हैं। 55 साल की भारतीय अंजलि कुलकर्णी ने पति शरद के साथ एवरेस्ट तो फतेह कर ली, लेकिन अफसोस, वापस लौटते समय थकावट से वे बेहोश पड़ गई और उनकी मौत हो गई। उन्हीं के समूह के दूसरे सदस्य शीतदंश, फ्रॉस्टबाइट और अन्य चोटों के साथ लौटे। अंजलि की इस वजह से मृत्यु नहीं हुई कि वे अनुभवहीन थी। अंजलि की मौत हुई एवरेस्ट पर ट्रैफिक जाम की वजह से, क्योंकि शिविर तक लौटने में उनके समूह को 3 घंटे से अधिक लग गए। ये साल एवरेस्ट का सबसे घातक मौसम में से एक रहा है, जहां 11 पर्वतारोही मारे गए, जिनमें से 4 भारतीय थे। 22 मई 2019 की सुबह उन 3 दिनों में से एक था जहां मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला था, और उस दिन माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाली में सागर माथा बुलाया जाता है, शिखर पर चढ़ाई के लिए 297 लोग कतार में खड़े हुए थे। वैसे ही लंबी लाइनें साउथ समिट और बालकनी पर देखी गई। 8,000 मीटर या 25,000 फुट से ऊपर की ऊंचाई, डेथ जोन
यानी हादसों का क्षेत्र कहलाया जाता है, जहां वायुमंडलीय दबाव समुद्र के स्तर का 1/3 है और ऑक्सीजन भी उतनी ही कम। वहां ज्यादा इंतजार उन लोगों के लिए घातक हो सकता है जो बोतलों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं लाते हैं। अतिरिक्त बोतलों के बिना आने वाले पर्वतारोहियों को तकलीफ हुई है ट्रैफिक जाम की वजह से, ऊंचे वातावरण से नहीं। फिर भी उस ऊंचाई पर लंबे अरसे तक -60 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर स्थिर रहने से ऑक्सीजन की कमी से दिमाग में सूजन आ सकती है, हाइपोक्सिया, और पेट खाने का पाचन बंद कर सकता है, जबकि आपका दिल, पैर और हाथ की उंगलियों और नाक जैसी जगहों पर रक्त पंप करना बंद कर देता है, जिससे वो नीली होकर कभी कभी हमेशा के लिए नाकाम बन सकती हैं। इस ऊंचाई पर कुछ पर्वतारोही अपने पड़ोसियों को धक्का देते नजर आए हैं। और किसके लिए? जी हाँ, बिल्कुल सही, सेल्फी के लिए तो सब कुछ माफ है भैया। शिखर तक पहुंचने का रास्ता इतना तंग है कि सिर्फ एक वन वे रस्सी ही तुम्हें वहां तक ले जा सकती है और उसी रस्सी का उपयोग करके ही नीचे आना होगा। तूफान फानी के कारण इस रस्सी को लगाने में 1 सप्ताह की देरी हुई, जिस वजह से सभी पर्वतारोही इन 3 दिनों में ही चोटी पर पहुंचना चाहते थे। अगर अप्रैल तक रस्सी बंधी होती तो पर्वतारोहियों को कई और मौके मिलते। 14 और 18 मई के बीच भी मौसम सही था, लेकिन कुछ ही उस ऊंचाई तक पहुंचे थे जहां से वे शिखर की सवारी कर सकते थे, और उन्हीं में से एक थे भारतीय विकास टिमरी। इस एक तरफी ट्रैफिक की वजह से 22 मई की सुबह यहाँ लोगों को शिखर चढ़ने के लिए 3 घंटे सब्र से इंतजार करना पड़ा। और जब आप चोटी के समतल भाग पर पहुँचते हैं तो ये 2 पिंग पोंग तालिकाओं के बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एकांत में इसका आनंद लेने का समय है या ग्रह की उच्चतम बिंदु से हिमालय का दृश्य देखने का सुकून मिले। बस खड़े होने की मोहलत मिलेगी, एक साथ जब 15 से 20 लोग भी भरे हुए हैं। सर, हमें वापस जाना होगा, दूसरे लोग भी इंतजार कर रहे हैं। एवरेस्ट पर कतार का होना अचरज की बात नहीं। कई ग्रुप में 15 से 20 पर्वतारोही शामिल होते हैं और वो कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ जाते हैं, खासकर जब कोई मुश्किल बाधा या दरार को पार करना होता है, जैसे येलो बैंड की खड़ी ढलान चढ़ते हुए जिनीवा पर या लुत्से फेस पर। लेकिन 28,840 फुट पर मौजूद हिलरी स्टेप, जो एक वक्त 40 फुट ट्रैक जैसा बड़ा पत्थर का कदम हुआ करता था, जिसकी तस्वीर लेना सबसे लोकप्रिय है। ये कदम हमेशा नेपाल से आने वाले पर्वतारोहियों के लिए एक अड़चन हुआ करती थी, जहां भीड़ अक्सर जमा होती थी और आगे चलने से पहले वहां 1 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ता था, जिसे प्रकृति ने खुद हटा दिया। शायद अप्रैल 2015 में आए हुए नेपाल में 7.9 तीव्रता के भूकंप ने। अब हिलरी स्टेप न रहा और पर्वतारोही शिखर तक पहुंचने के लिए बस एक 30 डिग्री बर्फ की ढलान पर चढ़ते हैं। चीन भी तिब्बत की ओर से ठीक उसी शिखर पर अभियान चलाता है, लेकिन वहां भीड़ नहीं होती क्योंकि सिर्फ 300 परमिट ही दिए जाते हैं हर साल। पिछले साल तिब्बत से 239 पर्वतारोही सफलता से चोटी पर चढ़े, जबकि नेपाल से सिर्फ 563 ही थे। इस साल 591 केवल उन 3 दिनों में चरम पर पहुंचे, जिसमें 381 विदेशी थे और भारतीयों का 77 का दल जो सबसे बड़ा था। बाकी शेरपा जो अक्सर एक सीजन में ही कई बार समेत। नतीजन तिब्बत की ओर से कोई भीड़ नहीं थी, जहां चढ़ान शुरुआत में आसान है मगर फिर काफी मुश्किल और तकनीकी भरी हो जाती है। जब हम 22 तारीख की सुबह शिखर पर पहुंचे तो हम तिब्बत से आने वाले एवरेस्ट पर एकमात्र समूह थे। लेकिन क्या होगा जब कई और लोग चढ़ना चाहें और आंकड़े कुछ अन्य प्रसिद्ध पहाड़ों के स्तर तक आ पहुंचे। देनाली अलास्का पर हर साल 1100 लोग चढ़ते हैं, माउंट ब्लैंक यूरोप पर 25,000 और अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर 50,000। पिछले साल यूरोप के माउंट ब्लैंक पर 15 पर्वतारोहियों की मौत हुई, जबकि इस साल ट्रैफिक जाम की वजह से काफी गर्मा गर्मी रही। ये मेरी जगह है, मैं पहले यहाँ था, तो क्या मालिक बन गए? अब मैं यहाँ आ गया ना, जो करना है कर लो। एवरेस्ट जैसे हालात को रोकने के मद्देनजर फ्रांसीसी अधिकारियों ने इस साल से पर्वतारोहियों की संख्या को सीमित बनाने के लिए प्रेरित किया। 3 कैंपों में से एक कमरा बुक करने वालों को ही चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। वैसे नेपाल की सरकार भी पर्वतारोहियों से आवश्यकता रखती है। पहाड़ चढ़ने का अनुभव होना चाहिए और अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र, लेकिन कोई संभावना नहीं है कि वे इस पर बहुत सख्त रहेंगे, क्योंकि पर्वतारोहण नेपाल जैसे छोटे देश के लिए बड़ा व्यवसाय है, जहां हर परमिट लगभग $11,000 का होता है, यानी 7.25 लाख रुपए। और उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी टूर कंपनियां 30 लाख से 1 करोड़ के बीच का खर्च बताती हैं, वो भी सिर्फ एक इंसान के लिए, जहां ज्यादा महंगे वाले उस ऊंचाई पर भी बेहिसाब इंटरनेट देते हैं, खाने के लिए गर्म तंबू और हर रात एक नई फिल्म।
पूरी मेहनत के बावजूद भी शेरपा को ज्यादा पैसे नहीं दिए जाते। शायद इसी कारण इस तरह के हादसे बढ़ते रहते हैं। मेरे शेरपा ने शायद हमारे समूह के एक सदस्य से रिश्वत लेकर उसे पहले एवरेस्ट पहुंचा दिया और हम वहीं बेसहारा छोड़ दिए गए। 2019 एवरेस्ट चढ़ने वाले दिल्ली के आदित्य गुप्ता ने एक कश्मीरी लड़की को भी कुछ इसी तरह की मुश्किलों में पाया। मेरा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, लगता है शेरपा ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। तेंजिंग के बेटे धार्मे नॉर्गे के अनुसार शेरपाओं का फायदा उठाया जाता है क्योंकि उन्हें अपनी परंपरा जारी रखते हुए गर्व की झूठी भावना मिलती है। सीजन खत्म होते ही उन्हें सूखी रोटी पर ही जीना पड़ता है। इसका एक उदाहरण है जब 2017 में शेरपा दावा संघी के ग्राहक शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद बेस कैंप 4 8,600 मीटर पर बेहोश गिर पड़े। उन्होंने खुद की ऑक्सीजन उसे दे दी इस उम्मीद में कि वे उनके मुंह वकील को जिंदा रख सकें, और अपनी आंखें बंद कर ली, बेहोशी में फिसलते गए। अगली सुबह कुछ शेरपा अंग तरशरिंग, नीमा ग्यालजेन और अन्य वहां से गुजर रहे थे जब तंबू में पड़े बेहोश लेकिन जिंदा उसे पाया और कड़ी मशक्कत के बाद उसे वापस नीचे सुरक्षित उतारा। कुछ पर्वतारोहियों के लिए एवरेस्ट पर चढ़ना प्रकृति से जीत हासिल करने की एक चुनौती है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये एक डींगे हाँकने का मौका है, लेकिन दूसरों के लिए ये आजादी की एक आशा है। इस साल 6 अरब महिलाएं सऊदी अरब, ओमान, लेबनान और अमीरात से सदियों से पुरुष प्रधानता को तोड़ा जब उन्होंने एवरेस्ट समिट कर इतिहास रचा। ये है एवरेस्ट की रूह, उसकी ललकार जो पर्वतारोहियों को बुलाता है। पर भैया, तो ऐसे में हर जगह की तरह पृथ्वी पर सबसे ऊंची जगह पर भी ट्रैफिक जाम होना तो एकदम वाजिब है। बिस्बो की शायरी, एवरेस्ट को है जीतना और कमाना नाम, पर्वतारोही बढ़े होता ट्रैफिक जाम, एवरेस्ट शिखर है आज भी नहीं बात आसान, छोटी सी भूल भी ले सकती है जान। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।